मसल सुस्त थे, ख़ुद भी सुस्त था और जो वो काम ही नहीं होते मसल्स के अंदर। तो वो सब चीज़ें भी जो हमने देखनी है कि भाई पेशेंट को जो वो रिहेबिलिटेट भी करना है और उसको जो इस प्रॉब्लम से बचाना भी है, जो प्रॉब्लम उन्हें पड़ी कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ की। अब यहाँ बता रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज होती हैं उनके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। जैसे आपने एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको कि आपके पास 4 इफेक्ट आते हैं जो यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, एक्यूट, रैपिड, लीनियर और डिलेड। एक्यूट रिस्पॉन्स क्या होता है? ऑकर विद इन 1 और सेवरल एक्सरसाइज डू नॉट इम्प्रूव फर्दर। एक्यूट रिस्पॉन्स क्या होता है कि आप 1 या 2 एक्सरसाइज बाउट्स के बाद जो है आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है अपनी बॉडी में से, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ता, वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपको पहले हफ्ते में हर जगह पे जहाँ आप एक्सरसाइज करते हैं इतना दर्द होता है कि आपसे सीढ़ियाँ नहीं चली जाती अगर आप लोअर लिम्ब की कर रहे हैं, और अगर आपने शोल्डर लगाए हैं तो आपसे कोई चीज़ उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखी जाती। तो ये होती है पेन, लेकिन 1 से 2 दिन के लिए होती है, उसके बाद ये आगे बढ़ती नहीं, ख़त्म हो जाती है। तो ये है आपका एक्यूट रिस्पॉन्स। रैपिड रिस्पॉन्स कौन सा है? जो बेनिफिट्स अकर अर्ली एंड प्रेसिव, वो बेनिफिट्स जो आपको एक्सरसाइज में जो है वो जल्दी से मिल जाते हैं, रैपिडली मिल जाते हैं। यानी एक बंदा जो है वो फिज़िकली पहले जो है वो सुस्त था, क्लास में जो है वो उसको नींद ज़्यादा आ रही होती थी, उसकी फॉर एग्जांपल रात को जब वो उसको नींद देर से आती थी, वो डिप्रेशन में था, तो अब उसने 2-3 दिन से एक्सरसाइज करना शुरू की है, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि वो थक ज़्यादा जाता है तो वो कहाँ 2-3 बजे सोने वाला बंदा 10 बजे रात को जो वो सोने लग गया है और सुबह टाइम से उठने लग गया। तो ये है आपके रैपिड रिस्पॉन्सेज। और लीनियर रिस्पॉन्सेज वो गेन जो आप बाय द टाइम जो वो आपको होंगे आहिस्ता आहिस्ता। और डिलेड यानी जो आपको फॉर एग्जांपल 10 से 15 दिन में आपके पास बॉडी चेंजेस तो आएंगे, लीनियर चेंजेस तो आएंगे कि आपका जो है वो ऑक्सीजन कंजम्पशन अच्छी हो जाएगी, आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, कलर अच्छा होने लग जाएगा, लेकिन आपके डोले शोले जो हैं वो 1-2 हफ्ते में नहीं बनेंगे। तो ये जो डिलेड है उसमें हफ्ते लगते हैं, महीने लगते हैं। तो ये वो वाला रिस्पॉन्स है जिसमें आपके मसल्स के अंदर साइज में चेंजेस आते हैं। अब यहाँ पे ACSM का एक कारनामा है कि भाई वो क्या बताते हैं कि भाई हमारे वो इस चीज़ को एपिडेमिक कहते हैं कि भाई फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स हैं। तो उन्होंने जो ACSM वाले ने उन्होंने एक जो वो क्या कहना चाहिए कि इसको क्या कहना चाहिए, गाइडलाइंस पब्लिश की, जिसके अकॉर्डिंग जो आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। वो एडल्ट्स US के एडल्ट्स के लिए थी, पर क्योंकि हम भी ये बुक पढ़ते तो हम भी उसको पढ़ते हैं। तो वो गाइडलाइंस क्या थी, वो कहते हैं उन्होंने रिकमेंड किया था ACSM वालों ने, यानी अमेरिकन कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड स्पोर्ट, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, गाइडलाइंस दी थी कि भाई अगर कोई बंदा अगर कोई अडल्ट 3 से लेके 5.9 मिनट्स तक फिजिकल एक्टिविटी करे, यानी वो जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग 3 से अगर आप 5.9 मिनट्स तक जाएंगे तो यानी रोइंग करे और स्विमिंग कर ले, रनिंग कर ले या अच्छी सी वॉक कर ले, जॉगिंग कर ले, कितनी 30 मिनट के लिए कर ले, कितने दिन हफ्ते में पूरे हफ्ते, यानी रोज़ाना 30 मिनट करे ये एक्सरसाइजेस 3 से लेके 5.9 मिनट्स तक, जिसमें रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, जॉगिंग सब आ जाती हैं, तो वो हेल्दी रहेगा और उसको कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ेस कम होंगी। ये उन्होंने किस बात पे बोला, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने देखा कि कैलोरी एक्सपेंडिचर किस चीज़ पे कितना होता है, कितना कम कितना ज़्यादा होता है, और उसके हिसाब से उन्होंने जो है वो ये स्टडी दी। उसके बाद उन्होंने 2007 में 1995 वाली जो फिज़िकल हेल्थ एक्टिविटी की जो उन्होंने गाइडलाइंस दी थी, उसके अपोज में नहीं, उसी के साथ मिलती जुलती कुछ गाइडलाइंस पर थोड़ी सी क्लियर दी। 2007 में भी दी, 2008 में भी दी। उन दोनों को मिलाकर यहाँ लिखा हुआ है, जो जो चीज़ें सेम थी वो काट दी और जो डिफरेंट थी वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लिख दी। 2007 में भी कुछ गाइडलाइंस दी थी, 2008 में भी कुछ गाइडलाइंस दी थी, वो सेम ही थी उनमें, लेकिन कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी दी थी उन्होंने। वो गाइडलाइंस क्या थी कि अगर एक इंडिविजुअल अगर हेल्थ बेनिफिट चाहता है, अभी इस चीज़ को यहाँ पर समझिएगा, मॉडरेट एक्सरसाइज अगर आप हफ्ते में 150 से लेके 300 मिनट तक करते हैं पर वीक बोला है, तो यानी आप 150 से लेके 300 मिनट तक आपने एक्सरसाइज करनी है एक हफ्ते में। तो मिनिमम 150 है और मैक्सिमम है 300। तो आप क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, आपको कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ नहीं होंगी, ठीक है। अगर आप इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो इसी का हाफ़ कर लें, मॉडरेट का हाफ़ कर लें, तो 150 का हाफ़ 75, 300 का 150, ठीक है। तो अब अगर आप मॉडरेट कर रहे थे तो 150 से लेकर 300 मिनट तक एक्सरसाइज कर रहे थे आपको, लेकिन अगर आप इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 75 मिनट से लेके 150 मिनट्स तक अगर विगरस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी कर लें तो भी आप हेल्दी रहेंगे। ये उन्होंने 2 कॉम्बिनेशन उन्होंने बताए थे। अब यहाँ पे एक बात समझें कि मॉडरेट का मिनिमम कितना है, 150 बताया इन्होंने, और इंटेंस का कितना है, 75 बताया है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 150 मिनट की जो उन्होंने एक्सरसाइज बताई है मॉडरेट इंटेंसिटी की, ये जो 75 मिनट्स विगरस एक्टिविटी की जो फिजिकल एक्टिविटी बताई है, ये मिनिमल गोल है आपका। इसको आप पकड़ के ना बैठ जाएं कि बस इतनी ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, ये मिनिमल गोल है।
ये स्टार्ट है आपका। यहाँ से आपको 300 तक भी जाना है और 150 तक भी जाना है। 300 फॉर मॉडरेट, 150 फॉर आपका इंटेंसिव एक्सरसाइजेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि हेल्थ को बेटर करने के लिए जो आपको 150 से लेकर 300 की रेंज दी गई है, इसके अंदर रहना आपको ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो दे सकता है। अब चलते हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं मैट्स के बारे में कुछ चीज़ें कि वॉकिंग पे कितना और रनिंग पे कितना। वो जो चार्ट है ना, ये सारा जो लिखा हुआ है वो इस चार्ट में मैंने जो आपको दिया है, इसका आप इसको मैं करीब कर देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 से 16 तक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पर लिखी हुई हैं कि कितनी एक्सरसाइज करने से जब आपको कितनी एनर्जी जो एक्सपेंडिचर होता है और उसके अकॉर्डिंग जो आप इस एक्सरसाइज डिज़ाइन करके दे सकते हो। तो यहाँ पे रिस्क ऑफ डेथ बताया हुआ है कि अगर कोई बंदा नॉर्मल बंदा है और एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के साथ है, जो ऑरेंज वाला है वो नॉर्मल है और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वाले हैं वो हैं ब्लू कलर के। तो अगर कोई बंदा फिज़िकल एक्टिविटी करता है, ठीक है, तो एक नॉर्मल सब्जेक्ट है जो 1.0 से लेकर 5.9 मिनट्स तक जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसका जो है वो फिज़िकल उसका डेथ रेट कितना है। और वहीं पे एक बंदा जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसका डेथ रेट कितना है विद एक्सरसाइज बात हो रही। ऐसे नहीं कहीं आप बोलेंगे यार नॉर्मल बंदा तो जल्दी मर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वाला मर नहीं रहा। तो ये विद एक्सरसाइज बता रहे हैं। तो हमने शुरू में पढ़ा था ना कि अगर कोई बंदा स्मोकिंग भी करता हो और हाइपरटेंसिव भी हो, लेकिन अगर वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ज़्यादा है तो वो इतनी जल्दी मरेगा नहीं, उसकी जो लाइफ जो वो काफ़ी लंबी चलेगी। तो इससे आपको संजय दत्त का वो इंटरव्यू याद आ गया होगा जिसमें वो कहते हैं कि मुझे इतना ड्रग्स की लत लग गई थी कि डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दिया था, लेकिन जब मैं जिम ज्वाइन किया और एक्सरसाइज करना शुरू की तो मैं पहले से हेल्दी हो गया और मेरी सारी जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई और वो अभी तक जिंदा है और माशाल्लाह अच्छी खासी हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इससे हमें बस ये चीज़ें पता चलती हैं। ये चीज़ें रिपीट वाला हो रहा है और ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इस वाले को पढ़ लेते हैं, क्लिनिकल एप्लीकेशन को, कि अगर हमें सिर्फ हेल्दी रहना है और हम अपनी उम्र थोड़ी सी लंबी करना चाहते हैं तो हमें मॉडरेट एक्टिविटी कर लें, सही है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि विगरस एक्सरसाइज अच्छी है या मॉडरेट एक्टिविटी, अगर आपको सिर्फ अपना वेट मेंटेन करना है, आपको कोई इस तरह का कोई मूड नहीं है कि मैं अपना हार्ट डिजीज़ से बच जाऊँ या BMI को कंट्रोल कर लूँ या कुछ, तो आप मॉडरेट एक्टिविटी करें, सही है। लेकिन अगर आप फिट रहना चाहते हैं, अगर आप एथलीट नहीं हैं और उस तरह की फ़िटनेस हासिल करना चाहते हैं तो विगरस एक्सरसाइज जो है वो बेस्ट होती हैं। और इसके अकॉर्डिंग भी ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई बंदा विगरस एक्सरसाइज ज़्यादा करता है तो उसके अंदर उसका जो मैक्सिमल हार्ट रेट है जो उसका वो बढ़ जाता है। तो जितने ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना लोग, उतने ज़्यादा उनके अंदर डेथ के जो रेट्स हैं ना वो कम होते हैं। जैसे मिल्खा सिंह जी थे, वो इतनी एज में उनकी जो है डेथ हुई है, बट वो फिर भी रोज़ाना सुबह बताते हैं कि 2 से 3 घंटे वो रनिंग कर लेते थे। ठीक है, चीज़ें हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं डिटेल से। तो यहाँ लिखा हुआ है इन प्रीवियसली सेडेंटरी सब्जेक्ट स्मॉल चेंजेस इन फिजिकल एक्टिविटी रिजल्ट इन अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स ओनली विद द मिनिमल रिस्क. Strenuous exercise increases the risk of heart attack during the activity but reduces the overall risk plus exercise risk of such an event. Moderate to high level of cardiorespiratory fitness confers additional health benefits and increase one's ability to engage in recreational activities. अब यहाँ पे कह रहा है कि जो बंदा सेडेंट्री है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक्टिविटी में 2 घंटे की रनिंग का किसी को बोला है। अब एक बंदा रोज़ाना 2 घंटे आप दे नहीं सकते, मैं वैसे बात करूँ। अब एक बंदा 30 दिन से रोज़ाना 2 घंटे भाग रहा है, ठीक है। अगर ये काम एथलीट कर रहा है तो उसकी फिज़िक में मुझे इतने चेंजेस नज़र नहीं आए, क्योंकि उसका तो काम ही है, उसने बॉडी को इस चीज़ पे अडेप्ट कर लिया। उसको मैंने अगर 1.5 से 2 घंटे पे लगा भी दिया तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपकी और मेरे जैसा बंदा है और उसने अभी एक्टिविटी स्टार्ट की तो उसके ऊपर हमें रिजल्ट बहुत जल्दी नज़र आने लग जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो सेडेंटरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जब उनको थोड़ी सी भी एक्सरसाइज देते हैं तो उनके अंदर बहुत जल्दी से हमें रिजल्ट जो वो मिलने शुरू हो जाते हैं। अभी कह रहा है कि जो स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज हैं वो हार्ट अटैक का जो वो ड्यूरिंग एक्टिविटी हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देती हैं, लेकिन ये जो है वो ओवरऑल इस इवेंट का रिस्क जो है वो कम भी करती हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या बेवकूफ़ाना जो है वो बात कर रहे हैं कि एक तरफ जो है वो रिस्क कम कर देती है, एक तरफ बढ़ा देती है। दूसरा ये रीज़न ये है कि अगर आपने पेशेंट को अच्छी तरीके से असेस नहीं किया है, अगर आपने उसका नॉर्मल हार्ट रेट नहीं निकाला है, उसकी रेंज नहीं निकाली 60 से 80 वाली, और आपने धड़ल्ले से उसको एक्सरसाइज पे लगा दिया है तो ऑब्वियसली उसकी डेथ ही होगी ना, अगर आप उसको असिस्ट ही नहीं कर रहे। तो स्ट्रेनियस हार्ट रेट से हार्ट अटैक के चांसेस भी होते हैं, मसल टेंडेड भी टूट जाते हैं अगर आपके साथ आपका ट्रेनर ना हो, आप लगे में वेट बढ़ा के एक्सरसाइज करने में। अगर उसका मतलब साइड इफेक्ट की बात हो रही है कि स्ट्रेनियस एक्सरसाइज अगर बगैर ट्रेनर के करते हैं, आपने सही तरीके से असेस नहीं किया, उसकी रेंज नहीं निकाली हार्ट रेट की, तो ये डेथ की तरफ लेके जा सकता है। जबकि मॉडरेट एक्सरसाइज अगर आप अकेले में खुद से भी कर लें तो इस तरीके के कोई नुकसान नहीं होते।
लेकिन यहीं पे यही स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज अगर अच्छी तरीके से की जाएँ और ट्रेनर के साथ की जाएँ तो ये आपका जो इस तरीके के इवेंट्स हैं उनका जो रेट है उसको कम करवा देती है, उल्टा यानी आपको बचा लेती है और आपको इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो मॉडरेट से हाई लेवल की जो एक्सरसाइज होती हैं वो आपके कार्डियो रिस्पिरेटरी फिटनेस के लिए बहुत अच्छी होती हैं। स्क्रीनिंग क्या होती है जो हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, कि हमें पेशेंट को जो है वो अच्छी तरीके से चेक करना होता है, उसका जो पेपर लिखवाना होता है कि भाई आप जो वो राज़ी हैं हमारे साथ ये एक्सरसाइज करने में, और हम उसको जो एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करके देते हैं उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग। अगर पुरानी उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम वो भी पूछ लेते हैं। प्रोग्रेशन क्या होती है कि मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, अब उसकी मैं इंटेंसिटी बढ़ाती जाऊँ, उसको कहते हैं प्रोग्रेशन। यानी फॉर एग्जांपल मैंने जॉगिंग में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इंक्लाइन प्लेन पढ़ा था, 1.5 से 2.5 कर दिया, इसको कहते हैं प्रोग्रेशन। रेजिस्टेंस बढ़ा दी, 2 किलो से वेट 2.5 किलो कर दिया, 2.5 से 5, 5 से 10। प्रोग्रेशन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? यूजिंग द रिलेटिव इंटेंसिटी टू गाइड द लेवल ऑफ एफर्ट। जो पेशेंट हमें मिला है उस पेशेंट की जो उसको हम ऑर्डर दे रहे हैं, अगर वो उस तरीके से उनको पूरा कर पा रहा है तो हम जो है वो प्रोग्रेशन करते हैं। यानी प्रोग्रेशन क्या होता है भाई, आपने इंटेंसिटी बढ़ानी है, और इंटेंसिटी किस तरीके से बढ़ानी है? 10% बढ़ानी है। जितनी भी आप एक्टिविटी करवा रहे थे 10% आपने बढ़ा दी। इस हफ्ते आपने फॉर एग्जांपल एक हफ्ते आपने 10 मिनट वॉक की, अगले हफ्ते आपने 10% उसका कितना होगा? फिर इस तरीके से अगर आपने एक हफ्ते 100 मिनट की एक्सरसाइज करवाई थी तो अगले हफ्ते आपने 110 मिनट की एक्सरसाइज करवा ली, उसके अगले हफ्ते आपने 120 मिनट की एक्सरसाइज करवा ली, उसके अगले हफ्ते आपने 130 मिनट की एक्सरसाइज करवा ली। तो 10% आपने बढ़ाना है। वार्म अप एंड स्ट्रेच एंड कूल डाउन स्ट्रेच। हमने देखा होगा बहुत सी वीडियोज़ में फिल्म में दिखाते हैं कि बंदा उठते जो अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से स्ट्रेच करना शुरू कर देता है बिफोर जॉगिंग और रनिंग। वार्म अप किस लिए होता है कि आपकी जो बॉडी के अंदर हर एक मसल के पास जो अच्छे से एडिक्वेट क्वांटिटी में ब्लड पहुंच जाए, ताकि किसी एक्सरसाइज के दौरान कोई हमारे पास फाइबर ज़्यादा डैमेज ना हो और पेन ना हो जाए, और वहाँ पर लंप ना बन जाए, ब्लड क्या कहते हैं क्लॉट ना बन जाए, डिपोजिशन ना हो जाए ICF की। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज से पहले वाला और बाद वाला वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। बाद वाला वार्म अप क्या करता है कि आपके एक्सरसाइज के इफेक्ट्स को कंटिन्यू करता है एक्सरसाइज के बाद भी 1 से 1.5 घंटे तक, और पहले वाला क्या करता है कि आपको एक्सरसाइज से होने वाली प्रॉब्लम से बचा लेता है। अभी फ्रीक्वेंसी क्या होती है एक्सरसाइज की कि भाई मैंने हफ्ते में कितनी करवानी है। अगर मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सरसाइजेज हायर फॉर मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज, हफ्ते में 5 दिन करवाएंगे तो हायर से मॉडरेट की तरफ जाएगा। हफ्ते में 5 दिन करवाएंगे तो ये विग्रस इंटेंसिटी की तरफ जाएगा। मैं तो 5 से 6 दिन कर लेती हूँ, वो इतना इंटेंसिव नहीं होता, रिजल्ट अच्छे आते हैं। और अगर आपने मॉडरेट करवाने तो हफ्ते में 3 दिन करवाएं। यानी आपका एक पेशेंट अजीब व गरीब सुस्त किस्म का है, उसका कोई शौक नहीं इस पे आने का, लेकिन वो पेशेंट के अपने घर वालों के कहने पे आ गया कि चलो भाई आ गया हूँ तो कर लूँ, तो उसको आप हफ्ते में 3 दिन दे दें, 4 दिन आराम करके 3 दिन में एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन कोई बंदा बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ आया कि मुझे तो भाई फिट होना है और मुझे ये कर दें और वो दे दें, तो आप उसको हफ्ते में 5 दिन करवा सकते हैं और आपको रिजल्ट भी प्रो लेवल के मिलेंगे। ये हम जैसे एज ए थेरेपिस्ट बात करें ना, आप भी थेरेपिस्ट मैं भी, तो मैं एज ए टीचर आपको समझा रही हूँ। आप बस आएंगे इस तरीके के पेशेंट, आप अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी देखेंगे आ रहे होंगे लोग इस तरीके के। एक मोटा गुपलू सा बच्चा आएगा 18-19 साल का, उसको पेरेंट्स बोल रहे होंगे कि भाई इसको एक्सरसाइज करवा दो, उसका कतई मूड नहीं होगा एक्सरसाइज करने का, तो आप उसको हफ्ते में 3 दिन वाली एक्सरसाइज लिख के देंगे प्यारी प्यारी सी पहले हफ्ते में। ठीक है, उसके बाद एक बंदा जो बहुत एंथुजियाज्म के साथ आएगा, भाई मुझे कम ही करना है, वो 20-25 साल का बंदा होगा या सेम एज का होगा, तो उसको आप हफ्ते में 5 दिन करवाएंगे। और जो बंदा हफ्ते में 3 दिन आ रहा है, जब वो हफ्ते में 5 दिन आने वाले का रिजल्ट दिखेगा तो ऑब्वियसली वो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात करेगा आपसे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आप हफ्ते में कितनी एक्सरसाइज कितने दिन करवा रहे हैं। हाई फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं हफ्ते में 5 दिन को, 5 से 6 दिन को, और लो बोलते हैं या मॉडरेट बोलते हैं हफ्ते में 3 दिन को। इंटेंसिटी क्या होती है कि भाई कितना लोड आप दे रहे हैं, कितनी इंटेंसिव एक्सरसाइज करवा रहे हैं, कितनी हार्ड है वो एक्सरसाइज, इस चीज़ को बोलते हैं हम इंटेंसिटी। अब ये हार्ट रेट वाली बात यहाँ पे आ गई, जो मैंने आपको पहले से बता दी कि आपको पता चल गया कि भाई 138 से 164 के दरमियान आप पता चल जाता है कि आप कितनी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करवा रहे हैं। तो 164 तक भी अगर आप पहुँच गए, 60-80% तक भी अगर आप पहुँच गए, तो ये आपने कोई पेशेंट के साथ जाती नहीं की है, ये आपने उसको वो एक्सरसाइज जो डिज़र्व करता था वो करवाई है उसकी हेल्थ के बेटरमेंट के लिए। टाइम ड्यूरेशन आप डिसाइड करते हैं। जैसे कि हम कोई भी पेशेंट अगर स्टार्ट करा एक्सरसाइज, अभी भी उसने स्टार्ट की है, न्यू है वो, तो शुरू में आप 30 मिनट करवाते हैं, उसके बाद आप टाइम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गई टाइम ड्यूरेशन, डिपेंड अपॉन द हेल्थ ऑफ द पेशेंट और वो किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये है सीक्वेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, सीक्वेंस बताया आपको फिजिकल एक्टिविटी कैसे स्टार्ट करना है। ये फिजिकल एक्टिविटी है, ये एक्सरसाइज नहीं है, तो इसलिए हम डंबल्स वगैरह की बात अभी यहाँ पर नहीं करें। तो फिजिकल एक्टिविटी का सीक्वेंस कैसे है, पहले वॉकिंग है, फिर जॉगिंग है, फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आना है। उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस चार्ट से, जो मैंने पहले कहा था हम चार्ट से समझेंगे।
वॉकिंग प्रोग्राम में हमने रूल्स पढ़ने हैं। स्टार्ट अ लेवल फ्रॉम दैट फील्स कंफर्टेबल, उस लेवल से स्टार्ट करनी है वॉकिंग जिसमें आपका पेशेंट जो वो कंफर्टेबल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके साथ हंसते खेलते कर रहे काम। ठीक है। दूसरा, स्ट्रेच बिफोर ईच सेशन, हर सेशन से पहले आपने अच्छे से स्ट्रेच करवाना है और ध्यान रखना है कि पेशेंट को इस तरीके से कोई दर्द ना हो, पहले से वो कोई नील लेके ना आया हो गिर गिरा के, कोई चोट ना हो उसको। ठीक है। और क्या कि प्रोग्रेस वन स्टेज व्हेन कंफर्टेबल, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आपने प्रोग्रेस कब करना है, जब आपका पेशेंट कंफर्टेबल है। मॉनिटर हार्ट रेट, लेकिन आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना कि उसका टारगेट हार्ट रेट जोन में वो पहुँचे या नहीं पहुँचे, ये बात हमने पहले से कर ली थी, क्योंकि अभी तो हमने इनिशियल स्टेज पे ना स्टार्ट किया तो टारगेट हार्ट रेट की तो उधर बात ही नहीं होगी। तो पहली स्टेज क्या है? अच्छा, ये वो चार्ट है जो आपके इसी बुक में लिखा हुआ है। हमने 2 चार्ट पढ़े थे ना पीछे मैथ्स के, एक ओरिजिनल चार्ट था और एक जो अभी बन के आया था। जो ओरिजिनल चार्ट था उसमें स्टार्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से हो रहा है और जो दूसरा वाला है उसमें डिफरेंट। तो यहाँ पे 10 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। ठीक है। तो आपने स्टेज 1 क्या है? वॉक एट अ कंफर्टेबल पेस। कंफर्टेबल पेस पे आपने वॉकिंग करनी है स्लोली 10 मिनट करनी है। स्टेज 2 में आपने 10 से फिर 15 मिनट करवा दी। ठीक है। स्टेज 3 यानी वीक इसको लगा लें, हफ्ते लगा लें, इतने हफ्ते में आपने करवाई, 3 दिन में या 2 दिन में जिस हिसाब से भी। आज आपने 10 मिनट करवा ली, 2 दिन बाद आपने 15 दिन करवा ली। ठीक। तीसरे दिन आपने 20 मिनट करवा ली, 5% बढ़ा दिया। स्प्लिट इनटू 2, या 20 मिनट का आपने उसको बोला है तो बोले बेटा 10 मिनट अभी कर लो, 2 मिनट उससे थोड़ी सी बातचीत कर ली, पानी वानी पी लिया, फिर 10 मिनट दोबारा कर ली। ठीक है। उसके बाद 25 मिनट कर दिया, फिर 30 मिनट कर दिया, टाइम बढ़ाते चले गए। फिर जब 30 मिनट कर दिया तो 15-15 मिनट में डिवाइड कर दिया, जब 40 कर दिया तो फिर 20-20 में डिवाइड कर दिया। इस तरीके से आपका टाइम बढ़ता जाएगा। जब आप 50 मिनट्स की एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे, 20 मिनट्स के 2 बाउट्स आप करने लग जाएंगे, तो फिर आपने उसको लेके जाना है दूसरे स्टेज पे जो कि है आपकी जॉगिंग या रनिंग, जिसमें आपने कंप्लीट वॉकिंग प्रोग्राम फर्स्ट, जिसका पहला रूल ये कि आपका वॉकिंग प्रोग्राम पूरा हो चुका हो। दूसरा ये कि आपने वॉक और स्ट्रेच अच्छी तरीके से करनी है बिफोर प्रोग्राम स्टार्ट्स, यानी यहाँ पे स्ट्रेचिंग के साथ वॉक भी अटैच होगी जब आपने जॉगिंग प्रोग्राम की तरफ जाना है। दर्द वगैरह का ध्यान रखना है, कोई पहले से चोट वगैरह तो नहीं लगी हुई। और तीसरी चीज़ ये कि आपकी पहली स्टेज पे आप कंफर्टेबल अच्छे तरीके से हो चुके हो। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है 5th नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपका टारगेट हार्ट रेट है, कहाँ गया भाई साहब, ये वाला 138 से 164 बीट्स पर मिनट, ये आपको 138 तो एटलीस्ट अचीव हो जाए जॉगिंग में, यानी जो आपका लो रेंज 138 है ना, तो एटलीस्ट आपको वो अचीव हो जाए इसमें जॉगिंग में। और दूसरी, डू प्रोग्राम ऑन एवरी अदर डे बेसिस, और ये हर रोज़ करना है प्रोग्राम। और ये कहा था वॉक एटलीस्ट 5 डेज़ पर वीक, यहाँ पे लिखा हुआ डू प्रोग्राम ऑन एवरी अदर डे बेसिस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जॉग 10 स्टेप्स, वॉक 10 स्टेप, रिपीट 5 टाइम्स एंड चेक हार्ट रेट। जॉगिंग 10 स्टेप करनी है, वॉकिंग 10 स्टेप करनी है, 5 दफ़ा इन सब चीज़ों को रिपीट करना है और फिर उस पर हार्ट रेट चेक करना है। और यही काम हमने 20 से 30 मिनट तक करना है और ये इस तरीके से चलता जाएगा। और जब आप इसमें आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इस चीज़ में, जॉगिंग पहले हमने यहाँ पे दिखा जॉगिंग 10 स्टेप, फिर जॉगिंग 20 स्टेप, वॉकिंग के 10 स्टेप ही रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे, जॉगिंग के बदलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जॉगिंग पे काम करना है। जॉगिंग 10 स्टेप होगी, फिर जॉगिंग 20 स्टेप होगी, फिर जॉगिंग 30 स्टेप्स होगी, फिर जॉगिंग 1 मिनट होगी, फिर जॉगिंग 2 मिनट होगी। पहले स्टेप से फिर मिनट्स पे आ गया, फिर 2 मिनट्स के बाद जॉगिंग का जब टाइम बढ़ेगा तो फिर हम जॉगिंग 1 लैप, फिर 2 लैप्स, फिर 3 लैप्स, और इस तरीके से हम माइल्स की तरफ आ जाएंगे और आपका जो वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा जॉगिंग के बाद। जब हमने जॉगिंग वगैरह करवा ली, अब आपका पेशेंट इस काबिल है कि वो बैडमिंटन भी खेल सकता है, वो डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि उसका हार्ट रेट पहले से बेहतर हो चुका है। और आपने जो है उसको डिफरेंट किस्म टाइप की जो है एक्टिविटीज़ करवानी है, स्पोर्ट्स और गेम्स की तरफ जो है उसको लेकर जाना है। ठीक। अब स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग जो हमारा इस वक्त काम नहीं है, जिसको हम समरी में से पढ़ लेते हैं। स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग में क्या होता है कि यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि जब, अच्छा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वो जो लोग वेट लॉस करने के लिए जिम करते हैं उनको बता दूँ कि आपका एरोबिक एक्सरसाइज में फ़ैट ज़्यादा गिरता है, बॉडी वेट ज़्यादा कम होता है और आपकी माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है। जबकि जो आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं ना, डंबल वगैरह उठाने वाले, उसमें कम गिरती है, यानी 25 to 40% का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आपको जस्ट वेट लॉस करना है तो आप फिर एरोबिक एक्सरसाइज ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ इज़ फ्रॉम वॉकिंग टू जॉगिंग, जॉगिंग टू गेम्स। प्रोग्रेशन किस तरीके से होती है इंटेंसिटी की? पहले वॉकिंग करवाते हैं, वॉकिंग से जॉगिंग, जॉगिंग से फिर गेम्स की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोग्रेशन एड्रेसेस इशू ऑफ इंटेंसिटी। प्रोग्रेशन में हम इशू ऑफ इंटेंसिटी को ज़्यादा ध्यान देते हैं कि एक्सरसाइज की इंटेंसिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, टाइम से ज़्यादा इंटेंसिटी पे। स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ शुड बी इंक्लूड एज पर रेगुलर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम। स्ट्रेंथ ऑफ और फ्लेक्सिबिलिटी जो ट्रेनिंग्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको हमें अपना रेगुलर पार्ट बनाना चाहिए एक्सरसाइज प्रोग्राम का, यानी रोज़ हमें कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी ऐड करवानी है हमारे एक्सरसाइज प्रोग्राम में कि रोज़ जो है वो एक ना एक स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम
अचीव हो जाए या काम हो जाए। एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या होते हैं कि अगर आपका पेशेंट, आप उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं और अगर वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है तो वो एक्सरसाइज नहीं कर सकेगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसका बॉडी टेम्परेचर, हम कहते हैं ना बॉडी हीट रिलीज़ करती है एनवायरनमेंट में, अगर एनवायरनमेंट पहले से गर्म होगी तो बॉडी हीट रिलीज़ नहीं कर सकेगी और पेशेंट को खुद को उस हीट की वजह से हार्ट जो हीट स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो पेशेंट जो वो स्वेटिंग नहीं कर सकेगा प्रॉपर तरीके से, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो भी जो है आपका पेशेंट को जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी जगह पर आप हैं उस जगह का टेम्परेचर अच्छा हो और ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर ना हो, क्योंकि फिर उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो पेशेंट है उसकी स्किन की तरफ सारा ब्लड चला जाएगा, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन अच्छी तरीके से बाइंड नहीं हो पाती, ठीक है। और ये तो हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और ठीक है ये चैप्टर यहाँ पर जो वो ख़त्म हो जाता है। तो ये चैप्टर बड़ा आसान सा था, इतना मुश्किल नहीं था, और जो इसमें समरी थी उसमें जो सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि द हार्ट रेट एक्ट एज अ गाइड टू एडजस्ट एक्सरसाइज इंटेंसिटी। जो आपने टारगेट हार्ट रेट बनाया है ना, जिसे मैंने 138 से 164 तक बनाया था, ये क्या करता है, आपकी हेल्प करता है कि आपको एक्सरसाइज इंटेंसिटी किस हिसाब से बढ़ानी है, बस इतनी सी बात थी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 16 जो कि ख़त्म हो चुका है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी सजेशन या क्वेरी हो तो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा मेरे इंस्टा पे और मेरे फेसबुक पेज पर, और नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल जो है वो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया, और वैसे भी। तो ठीक है, मैं हूँ आपकी सीधा माइन अबुल जाफरी बार से माइन जी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। ये था चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। अल्लाह हाफ़िज़।